स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। टाइम के अभाव में मैंने इससे आगे नहीं बता पाया, तो आज के क्लास को मैं उसी क्लास को समझ जाओ कि यह प्रीवियस क्लास है, उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए मैं इस पढ़ाई को आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ तक हम लोगों ने स्पोर फॉर्मेशन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये सारा का सारा टाइप्स है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम इन पांचों टाइप्स के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो जैसा अब हम लोग जो बात करेंगे, ये बातें होगी अब बाइनरी फ्यूजन की बात। बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन। अब ध्यान से देखो, दरअसल बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है बंधन। तो बंधन क्या है, ये इसी में मैं तुम लोगों को दोनों समझा दूंगा शॉर्टकट में। बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन, इसी में तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। दरअसल बाइनरी का मतलब ही होता है बंधन, यानी कि इस फ्यूजन, इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑर्गेनिज्म के पास एक बाधा रहती है कि आप एक बार में दो डॉटर से ज्यादा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो सिर्फ और सिर्फ दो डॉटर का रिप्रोडक्शन होगा। और यह जेनरली जो पाया जाता है, यह पाया जाता है अमीबा में। अमीबा में, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमीबा के पास जो है, अमीबा का जो शेप होता है वह इरेगुलर होता है। क्या होता है? इरेगुलर। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो किसी भी प्रकार के रिप्रोडक्शन में काम करते हैं। तो जैसे ही अमीबा को रिप्रोड्यूस करना होगा तो सबसे पहले क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और किसी भी सेल के न्यूक्लियस में उस सेल का जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, चाहे वह डीएनए हो या आरएनए हो या प्रोटीन्स हो, ठीक है। ये सारा का सारा होता है इस न्यूक्लियस के अंदर। और ये जो होता है सेल के अंदर क्या होता है, ये दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया? तो जैसे ही अमीबा को अपना रिप्रोडक्शन करना होगा तो अमीबा क्या करेगा, सबसे पहला अपना जेनेटिक मटेरियल्स को, जेनेटिक मटेरियल्स यानी कि न्यूक्लियस को डुप्लीकेट करेगा। तो जैसे ही होगा तो सबसे पहले अमीबा क्या होगा, अपना दो अलग न्यूक्लियस अपने आप से डिवाइड करके दो दो न्यूक्लियस दो बनाएगा। तो अब देखो, स्वाभाविक है कि जब एक न्यूक्लियस था तो अमीबा का ये साइज था, तो जब दो न्यूक्लियस होगा तो स्वाभाविक है इस सेल का साइज क्या होगा। यानी कि अगर एक पॉलीथीन में अगर हम एक कोबी डाल लेते हैं तो उसका जो शेप होगा, और दूसरा तीसरा कोबी डालेंगे तो स्वाभाविक है कि उस पॉलीथीन का शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
तो ठीक उसी प्रकार जैसे ही यह अपना जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट किया, सेल का शेप क्या होगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में ये शेप जो है चेंज होते होते दो न्यूक्लियस बनाया है, ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग साइड में ऐसे हो जाएंगे। अब इसके पास भी एक न्यूक्लियस आ गया और इसके पास भी एक न्यूक्लियस आ गया, और इस सेल का स्ट्रक्चर हो गया ऐसा। इस सेल का, इस अमीबा का स्ट्रक्चर हो गया ऐसा, यानी कि ये सारे में साइटोप्लाज्म हो गया। ये साइटोप्लाज्म क्या हो गया, सारे में हो गया। तो हम देख सकते हैं कि पहले का जो अमीबा का शेप था, और जब उसको रिप्रोडक्शन करना हुआ तो उसका शेप क्या हुआ, चेंज हो गया। बॉडी का स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे क्या होता है कि एक ह्यूमन बॉडी में भी जब किसी फीमेल को रिप्रोडक्शन होता है तो उसके बॉडी का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से अमीबा का भी शेप क्या हुआ, चेंज हो गया। और जब शेप चेंज होता है और लास्ट होता है कि अब हमको रिप्रोड्यूस करना है, तो यह जो साइटोप्लाज्म है यह क्या होता है कि अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है। तो दो पार्ट में जब डिवाइड होगा तो ये एक डॉटर सेल बन जाएगा, ये एक डॉटर सेल बन जाएगा, और ये दूसरा डॉटर सेल बन जाएगा, और मदर सेल ये क्या हो गया, ये पेरेंट सेल हो गया। तो पेरेंट सेल खत्म नहीं होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ पेरेंट सेल खत्म नहीं होता है। पेरेंट सेल के पास जितना कैरेक्टरिस्टिक था वो रहेगा है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को डुप्लीकेट करके उसने अपने दोनों डॉटर सेल को दिया, और एक पेरेंट से दो डॉटर सेल बना, दो से ज्यादा नहीं बन सकता। और यही प्रोसेस जो होता है बाइनरी फिजन कहलाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, बाइनरी फिजन कहलाएगा। अब आ जाओ मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब ही हो गया कि यहाँ पे यह लिमिटेशन नहीं है कि आप दो डॉटर सेल ही बना सकते, ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ दो डॉटर सेल बना। आप यहाँ पे मल्टीपल यानी कि बहुत सारे, दो से ज्यादा जितना हो, 100, 200, 400, 500 जितना मन करे आप उतना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। और यही चीज कहलाता है मल्टीपल फिजन। समझ में आ गया? चलिए, इतना हो गया, क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट रिप्रोडक्शन पर, जिसका नाम है बडिंग। बडिंग बडिंग ये जो होता है मेनली, सो मैं बताता हूं कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं हाइड्रा। क्या कहते हैं? हाइड्रा। और ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम कहते हैं ईस्ट। ठीक है, अब क्या होता है, हाइड्रा के बॉडी के ऊपर
ऐसे ऐसे छोटे छोटे नोड्स होते हैं, बड्स मतलब गांठ होती है। और जब इस हाइड्रा को रिप्रोडक्शन करना होता है तो इस बड्स, ये क्या है, बड्स, इस बड्स से एक डॉटर हाइड्रा निकलता है। इस बड्स से क्या निकलेगा, डॉटर हाइड्रा ऐसे निकलेगा। और धीरे धीरे जब यह ग्रो करता है, यह डॉटर हाइड्रा जब ग्रो करेगा तो जब इसको रिप्रोड्यूस करना होगा तो यह यहां से क्या होता है, अपने आप को ब्रेक कर देता है, कट कर देता है और एक डॉटर हाइड्रा का जन्म होता है। डॉटर हाइड्रा का जन्म हो गया, समझ में आ गया। और यही प्रोसेस, क्योंकि यह बर्ड्स से निकला है, गांठ से निकला है, इसीलिए इसका रिप्रोडक्शन थ्रू बर्ड्स हुआ है, इसीलिए इसको बर्डिंग कहते हैं। समझ में आ गया। अब आ जाओ ईस्ट में। जब ईस्ट को अपना रिप्रोडक्शन करना होता है तो सबसे पहले इसका जो ये न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है, इसको डुप्लीकेट करके अपने वॉल पे, ईस्ट का जो वॉल, सेल वॉल होता है, उसके ऊपर इसको बर्ड्स के रूप में जमा कर देता है, बर्ड्स का आकार में जमा कर देता है। उसके बाद फिर यह अपना स्ट्रक्चर ऐसे चेंज करता है। तो यह न्यूक्लियस यहां चला गया, यह न्यूक्लियस यहां चला गया, और इस तरह से इस न्यूक्लियस की संख्या बढ़ती जाती है। और लास्ट में क्या होता है, यहां से साइटोप्लाज्म कट जाता है और एक और दो यहाँ पे डॉटर सेल जन्म ले लेता है, डॉटर सेल जन्म लेता है। इस तरह से यहाँ पे बर्ड्स अंदर होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस डुप्लीकेट करके बर्ड्स का फॉर्मेशन करता है, बर्ड्स बनाता है और तब जाकर अपना रिप्रोडक्शन करता है। और ये होता है ईस्ट में, और ये भी आता है स्पोर, सॉरी, ये भी आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब आ जाओ, इसके बाद हम आते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब ही होता है टूटना, ब्रेक होना। तो फ्रैगमेंटेशन जो होता है वह क्या होता है, ब्रेक होता है। जैसे हम ये मान लो कि एक एल्गे है, क्या है, एक एल्गे है, स्पाइरोगैरा, ठीक है, एक एल्गे है। जब इसको अपना रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा तो क्या करेगा, यह अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करेगा और ईच पार्ट डेवलप इन अ इंडिपेंडेंट डॉटर सेल, और ईच पार्ट डेवलप्ड डॉटर सेल यानी कि डॉटर एल्गे, ये भी। और इसी को जो अपने आप को तोड़कर, जो अपने आप को तोड़कर रिप्रोडक्शन करता है, अपने बॉडी को तोड़कर रिप्रोडक्शन करता है, वैसे रिप्रोडक्शन को ही हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। समझ में आ गया। अब आ जाओ स्पोर फॉर्मेशन। अब क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर
फॉर्मेशन। दरअसल ये स्पोर फॉर्मेशन भी क्या होता है, यह जो होता है इसको स्पोरुलेशन कहते हैं। स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन। समझ में आ गया। अब ये होता किस में है, तो ये होता है क्लेमाइडोमोनस में, क्लेमाइडोमोनस में और फंगी में, क्लेमाइडोमोनस और फंगी में होता है। समझ में आ गया। अब जैसे देखो होता क्या है कि इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर एक टफ लेयर होता है, इसके ऊपर एक टफ लेयर होता है जो इस स्पोर की सुरक्षा करता है, और इसी के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। अब ये टफ लेयर जो है, यह टफ लेयर इसको प्रोटेक्ट करता है, कब प्रोटेक्ट करता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस जब आएगा, अनफेवरेबल कंडीशन में यह जो है इसके जो टफ लेयर है, इसके ऊपर ये है टफ लेयर, यह इसको प्रोटेक्ट करता है इन अनफेवरेबल कंडीशन। जब इसके अनुरूप कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन, चाहे टेम्परेचर हो चाहे मॉइस्चर हो, अगर इसके फेवर लायक जब तक नहीं होगा तब तक यह इसकी सुरक्षा करेगा। लेकिन जैसे ही इसका फेवरेबल कंडीशन आता है, जैसे ही इसका फेवरेबल कंडीशन आता है, यह टफ लेयर अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। क्या करता है, अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, और इसमें जितने भी स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स चारों तरफ बिखर जाते हैं, और हर स्पोर्स एक न्यू इंडिविजुअल को जन्म देता है, एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। जैसे कभी टीवी पे ऐड में देखे होंगे, ईच गार्ड का ऐड देता है, ईच गार्ड एंटी फंगल एक क्रीम है। तो हमने कहा कि यह फंगाई में पाया जाता है, तो जैसे दिखाता है यहाँ पर शर्ट के नीचे, यहाँ पे गोल लाल लाल हो गया, दाना दाना हो गया, वही है स्पोर फॉर्मेशन। जैसे ही इसका फेवरेबल कंडीशन, यानी कि फेवरेबल कंडीशन में क्या आ गया, इसको मिल गया मॉइस्चर, क्या मिल गया, नमी मिल गया, साथ में मिल गया इसके मनपसंद टेम्परेचर, यानी कि गर्मी, हॉट टेम्परेचर मिल गया इसको। अब इसके वारे न्यारे हो गए, यह खुशी से नाचने लगा और अपने आप को ब्लास्ट कर दिया। नतीजा क्या होता है, इसके सारे स्पोर्स जो यहाँ पे एक छोटा सा था, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे बॉडी में फैल जाता है, जब तक कि इसको रोका ना गया हो। क्लियर। तो दिस इज स्पोर फॉर्मेशन। ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इसको देखे कि कभी इसमें किसी दूसरे पेरेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर। अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव
वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि रिप्रोडक्शन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से जो रिप्रोडक्शन होगा उसे ही हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज द वेजिटेटिव reproduction is the formation of new plants from vegetative units of propagules such as buds, tubules and rhizomes etc. तो इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड दिस मेथड produces a large numbers of population of clones ये क्लोन ज्यादा बनाएगा। ये क्या करेगा, अपने जैसा, जैसे मान लो कि कोई आलू हुआ तो ऐसा थोड़ी है कि एक आलू से दूसरा आलू हुआ तो वो दूसरे तरीका का हो गया, लंबा हो गया, गोल आलू डाले थे तो लंबा हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो क्लोन बनाता है अपने जैसा, सेम टू सेम क्लोन बनाता है इन शॉर्टेस्ट टाइम, बहुत ही कम समय में, शॉर्टेस्ट टाइम में यह अपना क्लोन बना लेता है। अब जो है इट इज टू टाइप्स, ये क्या होता है, दो तरह का होता है। दूसरा, पहले सबसे पहला क्या होता है, एक होता है नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से होता है, और दूसरा होता है एंड कल्चरल जिसको आर्टिफिशियल कहते हैं, हॉर्टिकल्चरल जिसको कहते हैं ना, हॉर्टिकल्चर जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वह दो तरह का होता है, एक हो जाएगा नेचुरल और दूसरा होगा हॉर्टिकल्चर। क्या हो जाएगा, हॉर्टिकल्चरल, जिसको हम आर्टिफिशियल भी कहते हैं। ये दो तरह का वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। समझ में आ गया। अब जो है सो हम बात करेंगे सबसे पहले नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अब हम बात करेंगे किसका, नेचुरल का। तो नेचुरल जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वह नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला रूट्स। तो देखते होंगे कि बहुत ऐसा प्लांट्स हैं जिसके रूट्स
को अगर हम एक जगह से कट करके दूसरे जगह लगा देते हैं जमीन के अंदर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, वहां से एक नया प्लांट निकल जाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं रूट्स टेक अ पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। रूट्स टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि रूट्स भी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट होता है। दूसरा, रूट्स कितने प्रकार के होते हैं? रूट्स जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं टैप रूट्स और दूसरे को कहते हैं हम फाइब्रस रूट। तो टैप रूट्स ऑफ प्लांट, फाइब्रस रूट में नहीं होगा, टैप रूट में होगा, फाइब्रस रूट में नहीं होगा। तो टैप रूट्स ऑफ प्लांट्स डेवलप्ड buds to form new plants, birds from new plants। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में हम लोग इसको ले सकते हैं कि रूट से क्या होता है, कैसे बनता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं, एग्जाम्पल में इसको मान लो शीशम जो हो गया, इसको क्या कहते हैं, इसको बायोलॉजिकल में कहते हैं डालबर्गिया। साथ ही साथ स्वीट पोटैटो, ये भी क्या होता है, रूट से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। समझ में आ गया? इसके अलावा एस्पैरागस, ये सब जो क्या होता है, ये सब की जो प्रजाति होती है, यह होता है रूट से होता है। समझ में आ गया? अब इसके बाद नेचुरल में दूसरा आएगा स्टेम। लेकिन स्टेम में हमको देखना पड़ेगा कि बहुत सारे स्टेम्स को हम लोग क्या करते हैं, स्टेम को कट करके सॉइल के अंदर डालते हैं और तब जाकर वहां से एक न्यू प्लांट का जन्म होता है। तो सॉइल के अंदर डालते हैं, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, क्योंकि यह ग्राउंड के अंदर होता है। सो हम इसको कह सकते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू अंडरग्राउंड स्टेम। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ underground stem take place in vegetative propagation। जैसे एग्जाम्पल में हम इसको ले सकते हैं पोटैटो ओनियन को क्या करते हैं, अंदर डालते हैं, मिट्टी के अंदर डालते हैं, तब जाकर वहां से निकलता है। इसके अलावा जिंजर इटीसी, ठीक है। या इसको एक चीज और कहते हैं कॉर्म ऑफ कैलोकेसिया, इसको क्या कहते हैं, कॉर्म ऑफ कैलोकेसिया। ये भी क्या होता है, स्टेम से होता है। कॉर्म ऑफ कैलोकेसिया किसको कहते हैं, जिसको हम लोग
अरुआ या अरबी जिसको कहते हैं, अरबी जिसकी हम लोग सब्जी खाते उसी को कहते हैं कॉर्म ऑफ कैलोकेसिया, कॉर्म ऑफ कैलोकेसिया। अब इसके बाद जो है स्टेम हो गया, रूट्स हो गया वेजिटेटिव पार्ट्स में। अब आ जाएगा लीव्स। क्या आ जाएगा? लीव्स। इसके बाद तुम लोगों का वेजिटेटिव प्रोपगेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। तो इन बिगोनिया बहुत ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें क्या होता है कि उसके लीव्स से एक नया प्लांट का जन्म होता है। जैसे ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जिसमें उसके पत्ते क्या होते हैं, झड़ के गिर जाते हैं और उस पत्तों में बड्स निकलते हैं और उस बड से एक नए ब्रायोफाइलम का जन्म होता है। तो जैसे इन बेगोनिया तो पत्ते हमने अभी बताया गिर जाते हैं, तो गिर कैसे जाएंगे? तो पत्ता क्या होगा? इंज्योर्ड होगा, तभी तो गिरेगा है ना। तो पत्ते जो होते हैं इंज्योर्ड लीफ क्या होता है? डेवलप्स। गिर के क्या हो जाएगा? डेवलप्स करेगा। इंज्योर्ड लीव्स क्या करेगा? डेवलप्स करेगा। किसमें डेवलप करेगा? तो डेवलप कर जाएगा इनटू न्यू प्लांट्स। और उसी में क्या करेगा? न्यू प्लांट्स में और अनइंज्योर्ड प्लांट, मान लो कि इंज्योर्ड प्लांट तो हो गया तो वो नया प्लांट में डेवलप हो गया, लेकिन जो अनइंज्योर्ड है, जो नहीं गिरा, तो अनइंज्योर्ड लीव्स, सॉरी प्लांट नहीं कह सकते इसको, अनइंज्योर्ड फ्लैटेंड लीफ, फ्लैटन नहीं करो इसको, यहाँ पे फ्लैटन नहीं करो, एक मिनट, इसको लिख दो फॉलन लीफ। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या? ब्रायोफाइलम लीफ क्या होता है? इसके ऊपर डसोफॉर्म माने बड्स निकल आते हैं। इसके ऊपर क्या होता है? बड्स निकल आते हैं और ये लीफ पर बड्स निकल आएंगे और वहां से उस बर्ड से एक न्यू प्लांट का जन्म हो जाएगा। तो इस तरह से तुम लोगों का आज के क्लास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समाप्त हो गया। और नेक्स्ट क्लास में जो हम बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तब तक स्क्रीनशॉट ले लो।